नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मित्र देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के उनके सामने आए। हमारे चैनल लगातार पाकिस्तान की इस तरह से तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने जा रहा है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान दाने-दाने को मोहताज है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और इससे खास करके जो कथित तौर पर कट्टर देशभक्त हैं, उनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और आज से नहीं, 75 साल से ज़्यादा समय हो गया देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू-मुसलमान सब लड़ रहे थे, लेकिन जब देश की आज़ादी की बात आई तो पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना और वो धर्म के आधार पर बना, ये चर्चित है, हम सब जानते हैं। और उसको लेकर के पाकिस्तान के साथ कई बार दुश्मनी हुई, पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुए, पाकिस्तान ने कई बार ऐसी कोशिशें की कि भारत को झुकाया जाए, भारत को नुकसान पहुँचाया जाए। और हमने कई युद्ध लड़े और तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों को, सेना को बंधक बनाया हमने, लेकिन हमने लौटा दिया, सहृदयता दिखाई और कहा कि भाई संभल जाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और बार-बार ऐसी कोशिशें हुई। 1965 की बात करें, उसके पहले 1948 की भी बात करें तो लंबा युद्ध चला था उस समय। और जो पाकिस्तान है और जो हमारा देश है, क्योंकि तब नेहरू का ज़माना था और नेहरू जो है युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध करना पड़ा। और जब युद्ध करना पड़ा तो गांधी जो कहते हैं कि कोई हमको अहिंसा को कायरता न समझा जाए, और भारत ने उसका जवाब दिया था। अब अमित शाह जी भले कहें कि 3 दिन और युद्ध होता तो पाकिस्तान जो है उसको सबक मिल जाता और पीओके जो अभी कश्मीर है वो हमारा होता। पाक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं जिसको, वो हमारा होता। तमाम चीज़ें, लेकिन 1965 में भी हमने दिखाया कि हमने उसकी ज़मीनें जीत ली, लेकिन हमने फिर लौटा दी। 1971 में भी। और ये क्यों हुआ? तो इंदिरा गांधी भी इस पर बात कर चुकी हैं। हालाँकि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान नहीं लौट सके, वो हमारा दुर्भाग्य रहा, दुर्योग रहा कह सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका जवाब दिया था कि हम नहीं चाहते हैं कि वर्साय संधि जैसे हुआ था और मित्र राष्ट्र के देशों ने जिस तरह से जर्मनी को अपमानित किया था और फिर जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो ऐसी स्थिति भारत में बने, भारत पाकिस्तान में वैसा रिश्ता हो। और लगातार कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमारे सहज हो जाए राजनैतिक तौर पे। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल भले है, लेकिन हमारे उनके बीच जो है बहुत सारी साम्यता है, कल्चरल साम्यता भी है, हमारे उनके रिश्ते भी हैं, यहाँ के लोगों के रिश्ते वहाँ हैं, वहाँ के लोगों के रिश्ते यहाँ हैं। और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की ज़ुबान, जो पाकिस्तान की भाषा है, वो भारत की भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा, जिसको हम कहते हैं हिंदू-उर्दू मिक्स। पाकिस्तान की भाषा उर्दू और वहाँ के लोग जो है, हम दोनों देशों की भाषा एक है। और ढेर सारी रिश्तेदारियाँ, फिर भी पाकिस्तान हमसे दुश्मनी निभाता है, राजनैतिक तौर पे निभाता है। लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान के बर्बाद होने की कल्पना भारत ने नहीं की। और हमारी संस्कृति नहीं रही है, भारतीय संस्कृति जो रही है सर्वे भवन्तु सुखने वाली संस्कृति रही है। हम दुश्मनों के प्रति भी दुश्मनी का भाव नहीं रखते हैं और उनके साथ जो है मानवीयता का भाव रखते हैं। वो चाहे महाभारत के युद्ध की बात करें, चाहे वो रामायण के युद्ध की बात करें जो आख्यानों की बात है, या देश की आज़ादी के बाद या देश की आज़ादी के पहले भी पृथ्वीराज चौहान का तो नाम इसमें खूब आता है कि 17 बार माफ़ किया उसने। कई लोग कहते भी हैं कि माफ़ नहीं किया होता तो कुछ और होता है। लेकिन एक और किस्सा बड़ा प्रचलित है हमारे यहाँ कि एक साधु जो है नदी में बहते जा रहे, पानी के साथ बहते जा रहे बिच्छू को बचाने का प्रयास किया और बार-बार बिच्छू काट लेता था। तो साधु बार-बार जो है उसको हथेली पर उठाता था कि ताकि बाहर कर दे। तो कुछ आदमी देख रहे थे, उन्होंने कहा, "ये बाबा ये क्या कर रहे हैं? बिच्छू है, वो तो काटेगा ही।"
तो बाबा ने कहा कि भाई उसका धर्म है या कहिए उसकी उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है डंक मारना, हमारी प्रकृति है बचाना। तो वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी प्रकृति क्यों छोड़ें? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास है, हमारे उपनिषदों में कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ। और हमारे आम लोकाचार जीवन जो है, जो हमारा ग्रामीण जीवन है या जो हमारी भारतीय संस्कृति वाला जीवन है, उसमें ऐसी कहानियाँ बहुत भरी पड़ी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, हालाँकि ये तो 100 साल से ज़्यादा समय से ये किया जा रहा है। मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, दलित हमारे दुश्मन हैं, दलित और आदिवासियों के प्रति जिस तरह का भाव है। लेकिन 1947 के बाद एक स्थापित तौर पे हमने कह दिया कि हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। और संविधान में जब हमने लिखा कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये मानवीयता के लिए ज़रूरी है और दुनिया ने हमें इसीलिए माना, दुनिया में हमने स्वीकार करवाया कि भारत जो है मानवता प्रेमी देश है। भारत के लिए दूसरे की ज़मीन पे, दूसरे की संपत्ति पे कब्ज़ा करना हमारा भाव नहीं है। और मैं बार-बार दोहराता हूँ गांधी की वो लाइन। गांधी से जब पूछा गया यूरोपीय तरक्की के बारे में तो उन्होंने कहा था कि हमें भौतिक तरक्की नहीं चाहिए, हमें भौतिक तरक्की चाहिए लेकिन बाद में चाहिए, पहले हमें मानवीय तरक्की चाहिए, हम मनुष्य पहले बने। और गांधी की एक और लाइन मुझे बड़ी पसंद है जिसमें वो कहते हैं कि आपकी जरूरत से ज्यादा जो आपके पास है वो दूसरे का है। तो ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। गांधी का कोई केवल अपना विचार नहीं है। हम आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तमाम चीजों में देख लीजिए तो यही आता है। ढेर सारी कहानियां हमारे पास है और हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारा पड़ोसी भी अगर खुश होगा तो हम खुश होंगे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अयम निजम परो वेति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन अपना पराया हम नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ सालों से खास करके यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर भीख मांगे तो हमें खुशी होती है। पाकिस्तान में तो ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान का तो जन्म ही इसी आधार पर हुआ कि उनको हिंदुस्तान से नफरत थी, उसको भारतवर्ष से नफरत थी। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने माना कि अब पाकिस्तान के करीबी दोस्त भी विदेश को आर्थिक मदद देने से पीछे हट रहे हैं। उनका यह बयान भारत के साथ हाल में हुई सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला बढ़ाने के दौरान सामने आया कि अब हमको कर्जा देने से मना कर रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई हमारे सबसे भरोसेमंद मित्र हैं। लेकिन अब ये देश हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनसे व्यापार, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे क्षेत्रों में साझेदार बने, सिर्फ मदद मांगने ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश पाकिस्तान से पारस्परिक फायदे वाले समझौते की उम्मीद करते हैं, न कि एक तरफा सहायता की। शहबाज शरीफ का पहली बार ये कबूलनुमा नहीं है, पहले भी वो जो है कह चुके हैं कि दुनिया में भीख का कटोरा लेकर नहीं घूमना चाहते। पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ से आर्थिक मदद मिली है लेकिन वह देश ही गंभीर आर्थिक स्थिति को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। तो ये पाकिस्तान का और हमारे देश का देखिए, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था की खुशी जो है वो कहाँ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। और पाकिस्तान से हम कितना अलग हैं ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके दौरान भी समझ में आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अब दुनिया किस नज़रों से देख रही है, कि उनके साथ कई देश खड़े हो गए, हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए ये दुनिया की टॉप इकोनॉमी जो है उसमें अमेरिका 30.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी, चीन की 19.23 ट्रिलियन डॉलर की है, जर्मनी की 4.74, भारत की 4.18, जापान की 4.18। हालांकि भारत की जो इकोनॉमी है वो अभी आगे आएगी, तो जापान के आसपास है, 186 187 पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम चौथी इकोनॉमी हो गए, जापान को पीछे धकेल दिया। उसके बाद देखिए जो इकोनॉमी है उसको प्रति व्यक्ति आय से देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय हम कहाँ है। अमेरिका में देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है 75,64,000 प्रति व्यक्ति आय है। और यही जो है चीन की बात करें तो ये 11.61 लाख प्रति व्यक्ति आय है। जर्मनी में ये जो है
47.42 लाख प्रति व्यक्ति है। भारत में ये हो जाता है 2.44 लाख प्रति व्यक्ति, और ये सालाना है। अब ये देखिए कि जापान की है 28.81 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं। जापान को हमने पीछे ढकेल दिया, ये हम कह रहे हैं, हालांकि अभी धकेला नहीं है, लेकिन चलिए धकेल दिया, मान लिया। तो 28.81 लाख उसकी प्रति व्यक्ति आए हैं जापान की, और भारत की है 2.44 लाख, 2.5 लाख। कितना गुणा का अंतर है, 12 के आसपास का अंतर है। जर्मनी की भी वही देखिए 47 लाख, जर्मनी हमसे कितना आगे, आप जोड़ लीजिए तो 20 गुना के आसपास हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चीन 11.61 लाख है। चीन की इकोनॉमी की बात करिए तो 4.5 से 5 के बीच के है, हमसे बड़ी उसकी इकोनॉमी। उस तरह से देखें, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें, क्योंकि उसकी आबादी हमारी आबादी के आसपास है। चीन और भारत की आबादी लगभग आसपास है, लेकिन फिर भी चीन का जो जीडीपी है वो कितना अंतर है उसके हमारे बीच में, 4 गुना, लगभग 5 के आसपास, 4.5-5 के आसपास अंतर है। और जापान से जब हम तुलना करने जाते हैं तो जापान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो आप देखेंगे कि जापान की जो जनसंख्या है और जो भारत की जनसंख्या है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जापान की जनसंख्या 13 करोड़ है, बिहार के अकेले की आबादी 13 करोड़ है, और हमारे पूरे देश की आबादी की बात करें तो 142.46 करोड़ आबादी बताई जाती है। ये अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन जो डेटा उपलब्ध है, सरकार भी बोलती है, और अलग अलग जो दुनिया में जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनके डेटा के अनुसार है। तो 142 करोड़ और 13 करोड़, समझिए ऐसे कि एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और उसे घर में खाने वाले या उनके बेटे कहिए 15 बेटे हैं, 15 परिवार, उसमें एक परिवार के भीतर 15 परिवार, 1 लाख कमाता है। और एक व्यक्ति 1 लाख कमाता है और उसे घर में 3 व्यक्ति, 1 लाख में 50 लोगों के बीच बांटा जाएगा, और 1 लाख में 3 लोगों के बीच बांटा जाएगा। समृद्धि कहाँ जा जाए, इसको इस तरह से समझना जरूरी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ देखिए, भले हम आर्थिक तरक्की करते जाएं, अच्छी बात है, आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, और आर्थिक तरक्की जब हम करते हैं तो दुनिया के देश हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आते हैं, क्योंकि आर्थिक तरक्की, दुनिया ने जो आर्थिक तरक्की का पैमाना मापा है वो यही मापा है कि भौतिक तरक्की हमने कितनी की, हमारे पास कितने बड़े एयरपोर्ट हैं, हमारे पास कितनी सड़कें हैं, हमारे पास यातायात के कितने साधन है, हमारे पास बिजली की व्यवस्था कैसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे यहाँ जो है वो पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, ये सब चीजें काउंट होती है तरक्की की जब हम बात करते हैं तो। बाकी हैप्पीनेस लेवल है और फलाना है वो तो अलग, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते आते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहाँ एयरपोर्ट है, वहाँ अच्छे लोग आकर के रह सकते हैं, ये तमाम चीजें आती हैं। लेकिन ये जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जापान छोड़ करके, चीन छोड़ करके लोग भारत आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और पाकिस्तान और भारत की जब तुलना करने जाते हैं तो पता चलता है कि हम आसपास खड़े हैं। कई मामलों में हम बेहद नजदीक है, चाहे भुखमरी का मामला हो, चाहे, और कई मामलों में पाकिस्तान हमसे आगे हो जाता है। ये एक सच्चाई है जिसको पढ़े लिखे लोग, खास करके जो खबरों के साथ जो देश की सच्चाई जानना चाहते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए नहीं है, जो गोबर का लेप लगा करके घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको ये समझ में आता है, और वो चिंता भी है। और देखिए कि दुनिया के तमाम देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको अब महसूस हो रहा है, जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि भारत की छवि लगातार दुनिया की नजरों में कमजोर हुई है। कल भी हमारे चैनल पे लोग बोल रहे थे कि जो है अब हमारा जो अभिमान था वो कमजोर पड़ा है। दुनिया के कई देशों में अब जो है ये स्थिति आई है कि भारतीयों के साथ व्यवहार बदल गया है उनका। अमेरिका जब कह रहा है नेशन फर्स्ट, तो आपको पता है कि अमेरिका जो है अवैध जो अप्रवासी भारतीय थे उनको भेजा, वो तो अलग किस्सा है, लेकिन जो वैध तरीके से भी जाना चाहते हैं अमेरिका, उनके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि दूसरे देश के लोग यहाँ आए, खास करके ये जो भारत कॉन्टिनेंट के देश हैं उसके लोग आए। भारत के प्रति ट्रंप का नजरिया बिल्कुल बदला है, और भारतीयों के साथ तमाम तरीके के बदले लेना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज में भी भारतीयों के एडमिशन पे पाबंदी लगा रहे हैं। वहाँ से ढेर ढेर सारे छात्र जो है लौट आ रहे हैं भारत, और ये दुनिया के अलग अलग देशों में कम-बेश वैसी स्थिति बनती जा रही है भारत को लेकर। और ये क्यों बन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल कि भारत की स्थिति क्या इस
जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और हमने सीज फायर किया, उसकी वजह से हम कमजोर साबित हुए? नहीं, हमारी स्थिति इसलिए कमजोर हुई है कि हम मानवीयता के जो सूचकांक है, मनुष्य होने का जो सूचकांक है दुनिया में, उस पे हम नीचे आए। और नीचे आए कि हिंदू मुसलमान जिस तरह से हमने आपस में किया है, हमने देश के भीतर जिस तरह से कई भाग बांट रखे हैं, कई भारत बना रखे हैं, और वो भारत है कि एक तो भारत है जिसमें धर्म के आधार पर भारत कई भागों में बटा हुआ है। हम खुद बांट लेते हैं, सरकार बांट रही है धर्म के आधार पर कि मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री। मणिपुर इसलिए नहीं जाते हैं कि ईसाई बहुल स्टेट है, जम्मू कश्मीर इसलिए नहीं जाते हैं कि मुस्लिम बहुल स्टेट है। बाकी स्टेट में जाने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 स्टेट नहीं जाते हैं। ये सबसे गंभीर सवाल है और दुनिया ये देख रही है। आज जो जिस तरह का वर्ल्ड है, उसमें कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया जो है हमारे सामने है, और जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वो जो धाकड़ ने सड़क पे किया अंधेरी सुनसान रात में, उसको लगा था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसने देख लिया और तमाशा बन गया। तो वैसे ही अगर हमको लग रहा है, भारत को लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं भारत के भीतर वो कोई नहीं जान रहा है, तो मुगालते में उसी धाकड़ की तरह है, और धाकड़ का जो हाल हुआ वो हमारा भी हाल होना है। कुछ लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि हमने नेहरू को जो है गालियां दी, नेहरू ने देश को बर्बाद किया, ये हम न्यूज चलाते हैं तो उससे हमारा मान बढ़ता है। यहाँ वोट बढ़ सकते हैं, संभव है कि आपके वोट बढ़ जाए, आपकी सत्ता जो है अभी 11 साल हुई है, 10 साल और बढ़ जाए, 21 साल आपकी सत्ता हो जाए, ये पॉसिबल है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी आबादी है जिनको लगता है सब ऊपर वाला करता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, या लगता है उनको कि ये जो मोदी जी आए हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदुओं के जीवन में बाहर आ जाएगी, वो उनको लगता है। लेकिन इस क्रम में मीडिया जिस तरह से चीजों को कर रहा है, उसमें देखिए कि ढेर सारी खबरें, कल भी मैंने बात की थी शाम में, कि ढेर सारी खबरें हैं जिसको हम नहीं ला पाते हैं आपके सामने। किस तरह से जातिगत भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से किस तरह से आम लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन में दुश्मन एक तरह से कई गुंडाई की जा रही है। कल एक वीडियो बड़ा वायरल था जिसमें एक किसी स्कूल का हेडमास्टर था, वो व्यक्ति जो पुलिस थाने में, उसको पुलिस वाले बनियान में पहने, बनियान और हाफ पैंट पहने पुलिस वाले जो है उसको मार रहे हैं। एक और पुलिस वाला था जो गंदी गंदी गालियां दे रहा था और कह रहा था कि साले जो है, मैं गाली वो नहीं दे सकता हूँ, इतनी गंदी गंदी गाली, वो वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन आपने देखा होगा जिसमें वो कह रहा है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो 24 घंटे ड्यूटी किसके लिए करता है? देश के लिए, अपने परिवार के लिए, या आम नागरिकों के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 24 घंटा ड्यूटी करता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह जायज हो सकता है, लेकिन सवाल है 24 घंटा ड्यूटी क्यों कर रहा है? सरकार जो है 8 घंटा ड्यूटी की जब बात होती है तो 8 घंटा पुलिस वालों की ड्यूटी क्यों नहीं? इस पर हम कभी सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान। और जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे नेता, जो हमारा मीडिया जिस दिशा में ले जाता है, हम उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। हम सब लगातार, हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फजीहत हुई, लेकिन मोदी जी अलग गीत गा रहे हैं, और हम जो है जो गीत गा रहे हैं और जो मोदी जी गीत गा रहे हैं उसमें अंतर है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का गीत बजाया जा रहा है, उसके माध्यम से आप जो है देश के भीतर तो वोट ला सकते हो, देश के भीतर के नागरिकों को तो आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन दुनिया के स्तर पर जो चीजें हैं वो गड़बड़ाई है। और वो गड़बड़ाने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने मानवीयता को छोड़ा है। संपन्न राष्ट्र जो होते हैं, इसलिए जो तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है वो कुछ भी करे। अमेरिका, सबको पता है कि अमेरिका किस तरह से दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो है उसने अभियान चलाया, और किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया, किस तरह से इजराइल को बैकिंग करता है, ये सबको पता है। किस तरह से अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को लड़ा देता है, ये सबको पता है। या अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनकी चर्चा इस बात पे होती है कि वो हथियारों को बेचते हैं, हथियारों के विक्रेता है। और हथियार तो तभी बिकेगा जब युद्ध होगा और छोटे छोटे देश लड़ते हैं। हमने एक दिन आपको बताया था कि भारत जो है एशिया जोन का 27% हथियार जो है यही खरीदता है। 27%, सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार हम खरीदते हैं। तब हमारे एयर मार्शल चीफ जो है कहते हैं कि हमारे पास जो हथियार आता है वो देर से आता है। जब सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं तब ये हालत है, अगर कम हथियार खरीदते तो हम क्या हालत में होते। तो ये मैं तस्वीर रख रहा हूँ, कुछ आप खुद समझदार हैं हमारे साथ, जो मैं मानता हूँ कि हमारे साथ जो साथी हैं वो सब समझदार हैं और देश की चिंता उनको है, अपने परिवार की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, और ये चिंता जो है उनको
इस सोचने पे विवश पर करती है। मैं सारी बातें नहीं बता पाता हूँ क्योंकि उतना लंबा वक्त नहीं है, उतना सारा रिसर्च भी मेरे पास अभी नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप सब भी पढ़ते लिखते रहते हैं, मैं खाली इंगित करता हूँ कि इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। और वो दिशा ये है कि हमें जो भटकाया जा रहा है आर्थिक विकास के नाम पर, अर्थव्यवस्था हमने चौथी हो गई इस नाम पर जो भटकाया जा रहा है, हमें जो भटकाया जा रहा है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान मटिया मेट हो गया है, पाकिस्तान के आतंकवादी मटिया मेट हो गए हैं, उसको समझने की जरूरत है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि दुनिया में हमारी जो प्रतिष्ठा बनी थी वो किस वजह से बनी थी। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो बुद्ध की वजह से बनी। कि इधर का इलाका पूरा जो है चीन, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और तमाम ढेर सारे देश थे जहाँ पे बुद्धिज्म का प्रसार हुआ। और दुनिया में हमारी पहचान बनी मानवीयता को लेकर के, अहिंसा को लेकर के। फिर जो है गांधी का जिक्र आता है, आधुनिक दुनिया की बात करें तो गांधी उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गांधी को अमेरिका के मार्टिन किंग लूथर ने माना और साउथ अफ्रीका के भी नेल्सन मंडेला ने माना और दुनिया ने माना। इसलिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि दुनिया में तस्वीरें हैं, मूर्तियां लगी है तो गांधी की लगी है। और गांधी की पूजा इसलिए होती है हर जगह। गांधी को बड़ा नेता इसलिए माना गया है हर जगह क्योंकि उन्होंने मानवीयता की बात की, हिंसा की बात नहीं की और स्वाभिमान की बात की। स्वाभिमान और मानवीयता दो ऐसे मूल्य हैं जो मनुष्य को बड़े बनाते हैं, महान बनाते हैं। लेकिन ये जो जब पाकिस्तान वाली स्थिति होती है, भीख मांगने वाली स्थिति, हमको भी, हम सबको पता है, आपको भी मालूम होगा कि हम जो है 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा भारत पे है। 50 साल के लिए हम कर्जा लेते हैं और सबसे कर्जा लेते हैं। जापान भी कर्जा देता है, चीन भी कर्जा देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कर्जा देता है, वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देता है, तमाम जो जो कर्जा दे सकता है हम कर्जा लेते हैं उनसे। और उसके बाद कर्जा से जब काम नहीं चलता है तो हम अपने जो हमारी जो संपत्तियां हैं उसको हम लगातार बेच रहे हैं। एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, हालांकि अब कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कमजोर हुआ है, लेकिन तमाम हथकंडे कैसे हमारे पास पैसे आए इसके लिए हमने अपनाए हथकंडे, जितने हथकंडे अपनाए कर जा सकते। और इस क्रम में हमने अपने स्वाभिमान के साथ भी समझौता किया। आज जो स्थिति है कि अमेरिका हमें कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने रुकवाया, तुमने नहीं रोका, तो ये हमारे स्वाभिमान पे हमला है। हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गप में उलझा रहे हैं देश को, सिंदूर की परिभाषा बता रहे हैं, सिंदूर का गौरव दिखा रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। सेना के अधिकारियों को आगे किया जाता है कि सेना की बात जब होगी तो लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन आम नागरिक चुप नहीं होंगे। आप कुछ लोगों को जेल में बंद कर दे सकते हो या आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला करके, लेकिन देश के जो आम आवाम है सबका मुंह बंद नहीं करा सकते। और आवाम तक जब ये सच पहुंचेगा कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर जो ढोंग पसारा है, उससे देश में गरीबी बढ़ी है, उसमें देश में भुखमरी बढ़ी है, उसमें देश का स्वाभिमान कमजोर हुआ है, उसमें नौकरियां कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, हेल्थ और जो स्वास्थ्य, जो एजुकेशन की व्यवस्था है वो आम नागरिकों से दूर हुई है, वो पता चल रहा है। आज नहीं कल लोगों को पता चलेगा और जब पता चलेगा तो क्या हश्र होगा, ये भी समझने की बात है। और हम ये इशारा कर रहे हैं, हम ये बतला रहे हैं और ये तस्वीर है देश की कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। भाग्य भरोसे अगर आप देश को बनाना चाहते हो फिर सरकार की क्या जरूरत है, जब भाग्य भरोसे ही रहना है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल जाता है तो चींटियां तो सरकार बनाती नहीं, हाथी तो सरकार बनाते नहीं। तो फिर किसी हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में भरते हैं और टैक्स से जो है कुछ लोग अय्याशी करते हैं, वो अय्याशी करने के लिए हम क्यों छूटते हैं, रैलियां करते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, अपना गुण, अपनी पार्टी का भी नहीं अपना गुण गाते हैं, अपना ढोल बजाते हैं कि मैं महान हूँ। आप कैसे महान हो गए, हमारे पैसे पे हमें बेवकूफ बनाते हो, हमें संसाधन नहीं मिलते, हम दिन रात कमाते हैं, हम अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दिला पाए, हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित न कर पाए, और आप जो है तमाम अय्याशियां करो, आपकी पीढ़ियां जो है सुरक्षित हो जाए, तो ये कब तक चलेगा। ये सोचने समझने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।